आज मैं आपको क्लास 6 और आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विषय, और सामाजिक विषय में उप विषय है इतिहास, और पाठ आपका 4, पाठ का नाम है वैदिक काल। तो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, नदी घाटी की सभ्यता के बारे में बताया था। नदी घाटी की सभ्यता की मतलब लोग जो थे वो हमें क्या पता चला, पुराने नीचे दबे हुए बहुत सारे नगरों के बारे में पता चला, तो हमने उसको क्या कहा जाता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में बताया था। अब है आपका वैदिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता में भी जो लोग थे वो क्या करते थे, पशु पालते थे। मतलब पशुपालन की जो है ये बहुत समय से चला आ रहा है कि लोग पशु पालते हैं। और इस जो हमारे वैदिक काल में पुराने समय में जो संस्कृति थी, जो परंपराएं थी, वो भी आज भी हमें भारत में देखने के लिए मिलती हैं। वैदिक काल से तात्पर्य है उस युग से है जिसका जो मतलब किससे, वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और वेदों से हमें अपनी मतलब उस समय की राजनीति, सामाजिक और धर्म के बारे में पता चलता है। तो उस समय हम क्या कहते हैं, आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। तो सबसे पहले जब हड़प्पा सभ्यता का अवसान हो गया, मतलब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, तो उसके बाद कौन सा समय शुरू हुआ, उसके बाद हमारा वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो वैदिक संस्कृति में जो आर्य थे तो उनका प्रारंभिक जीवन कैसे था, उनका प्रारंभिक जीवन मतलब वो लोग कबीले में रहते थे, और कबीले में रहते थे, जानवरों को पालते थे, गाय भैंस बकरी इस तरह से जानवरों को पालते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और जहाँ पर भी उनको पशुओं के लिए चारा मतलब उपलब्ध हो जाता था, खेती के लिए ज़मीन मिल जाती थी, वो वहीं पर अपना स्थान या अपना डेरा डाल देते थे। और ये इस प्रकार आर्य समूह बाहर से आते रहे और इस जगह जगह स्थानों पर बसते रहे। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आर्य सिंधु और सतलुज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए, और आर्य बस गए। उसके बाद आर्य सभ्यता का प्रसार भारत में आर्य सभ्यता का प्रसार कहाँ से, सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहीं से आए, और इसको लेकर इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो हैं या तो बाहर से आए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आर्य क्या है, वो भारत के ही निवासी थे। इसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित कर दिया, लेकिन उससे पहले बताऊंगी वेद का पता। वेद के बारे में भी हमने किस में जाना, वेद के बारे में भी हमने वैदिक काल में जाना। हमारे जो वेद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सभी की प्रार्थनाएं उनको बोलते हैं, उनको ऋचाएँ कहते हैं, और उसी में से हमारा गायत्री मंत्र लिया गया है, जो गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करते हैं यज्ञों में, और जो हमारे हवन होता है तो उसमें हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो भी उसमें से लिया गया है, वो सामवेद में से लिया गया है। स रे ग मा इस तरह से जो है ये जो स्वर हैं ये सामवेद से लिए गए हैं। उसके बाद हमारा वैदिक सभ्यता को 2 कालों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद आर्यों के जन्म। तो आर्यों के जन्म क्या हैं, आर्य कबीलों में रहते थे। उसमें जो मतलब जो मुखिया होता था, कबीलों का जो मुखिया होता था उसको कबीलों का मुखिया माना जाता था, और कबीले के मुखिया क्या कहते थे, जन कहा जाता था। जैसे वेदों में इसे यदोजन, पुरुजन, तुगजन और भरतजन कई नामों से उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, और उसे जननायक कहा गया है। और एक जन में क्या होता था, एक जन में विष होते थे, और इसके मुखिया को क्या कहते थे, विषपति कहा जाता था। और कई ग्राम से मिलकर के विष बनते थे, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। इस मुखिया को कुलुप या कुल गृहपति भी कहा जाता था। किसी क्षेत्र मतलब जैसे पहले जन बने और फिर वो जन से क्या हो गए, वो जनपद हो गए। इसके बाद राजा के बारे में, तो राजा क्या था, वैदिक काल में जन का प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। और राजा का प्रमुख कार्य क्या होता था,
मतलब जो जन हैं उनकी रक्षा करने का कार्य होता था। पहले तो जो राजा थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन फिर राजा वंशानुगत होने लगे कि मतलब राजा पहले राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और उसके बाद जो राजा था उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसके कार्य पे नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति बनाई गई। तो किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी और उस सभा में 70 से 80 लोग उसके सदस्य होते थे। कुछ लोग 5 या 6 लोग आसन पर बैठते थे। जो आसन पर बैठते थे या तो वो मतलब योग्य होते थे, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें आसन पर बैठाया जाता था, या फिर वो बहुत अमीर होते थे, मतलब उनके पास उस समय जिनके पास गाय ज़मीन मतलब ज़्यादा होती थी तो उनको योग्य व्यक्ति माना जाता था। तो उन लोगों को आसन पर बैठाया जाता, तो वो राजन्य के नाम से जाने जाते थे और जितनी भी समस्या होती थी वो सब मिल करके उन समस्याओं को सुलझाते थे। इसके बाद राजा का शासन। तो राजा का क्या कार्य था? जन का खर्च कराने के लिए, मतलब जन का खर्चा चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था और इस उपहार को क्या कहा जाता है? इस उपहार को बलि कहा जाता था। और बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण मतलब इस प्रकार की गाय आदि प्राप्त करता था। और राजा अपनी आवश्यकता, जो उसे जितनी चीज़ की आवश्यकता होती थी उनको वो रख लेता था और बाकी चीज़ें वो अपने दरबारियों में या लोगों में बांट देता था। और कुछ जिससे कि राजा और प्रजा के मध्य क्या होते थे? रिश्ते मजबूत हो जाते थे। युद्ध के बाद सभा, जब युद्ध होता था तो उसके बाद भी एक सभा होती थी और सभा में जन राजा के जीते हुए, मतलब जितनी भी चीज़ें राजा उस युद्ध में जीत करके लाते थे, जैसे गाय है, घोड़े हैं, हथियार है, आभूषण है, दास दासियाँ हैं, इन सब का क्या किया जाता था? कुछ तो राजा अपने पास रख लेता था और कुछ वो मतलब लोगों को राजस्व मतलब ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था, जिससे क्या होता था? वो लोग और अधिक अमीर होते जा रहे थे और ताकतवर या अमीर या ताकतवर बनते जा रहे थे। धर्म एवं यज्ञ। तो पहले वैदिक समय में आपको पता है कि यज्ञ या हवन किए जाते थे और यज्ञ और हवन को कौन कराता था? कराने वाले को पुरोहित कहते थे। तो जितने भी यज्ञ या हवन होते थे वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ किए जाते थे और उन यज्ञ में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सहभागी होती थीं। इसके बाद हमारा वैदिक कालीन समाज। तो वैदिक कालीन समाज क्या था? वैदिक कालीन समाज में भी जो थे वो वैदिक कालीन समाज में भी जैसे आर्यों में मुखिया होता था, तो ऐसे ही वैदिक कालीन समाज का आधार क्या होता था? परिवार होता था और परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य होता था वो मुखिया होता था और जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। और आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित हुआ, राजा, पुरोहित और जन। लेकिन पहले कोई कठोर नियम नहीं थे कि मतलब जो जिस कुल में या वंश में पैदा होगा उसको वो ही वंश माना जाएगा। तो फिर उसके बाद उन्हें वर्णों में विभाजित किया गया। तो जो युद्ध करने के लिए जाते थे उनको क्षत्रिय बोलते थे, जो पूजा पाठ यज्ञ वगैरह कराते थे उनको ब्राह्मण कहा जाने लगा और जो व्यापार करते थे उस समय उनको वैश्य बोला जाने लगा। उसके अलावा एक वर्ण और था जिस वर्ण को शूद्र के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। उस वर्ण में कौन से लोग आते थे? उस वर्ण में वो लोग आते थे जो युद्ध में हारे हुए लोग होते थे, उनको शूद्र वर्ण में रखा जाता था। तो धीरे धीरे ये कठोर क्या हुआ? वर्ण वाले कठोर मतलब नियम जो कठोर होते चले गए कि मतलब ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण ही होगा और क्षत्रिय वर्ण में पैदा होने वाला क्षत्रिय ही होगा। इस तरह से मतलब वो फिर जो हमारे वर्ण हो गए वंशानुगत हो गए कि फिर, परंतु उसके अलावा भी ऐसा होता था कि जो कुछ लोग अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद प्राप्त कर लेते थे। उस समय महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त था, महिला भी शिक्षा प्राप्त करती थी। आपने नाम भी सुना होगा जैसे शुचि है, मृदा है, गोपा है, ये उस समय की विद्वान महिलाएं हैं। आर्यों के पास मकान घास फूस और मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध और उनसे बने पदार्थों का प्रयोग करते थे, जैसे दूध से बने पदार्थ आपके मक्खन, घी का प्रयोग करते थे और अन्न में जौ,
गेहूँ, चावल, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के बारे में आपने सुना भी होगा। आश्रम व्यवस्था में भी 4 अवस्थाओं में उसको बांटा गया था। सबसे पहली ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में आश्रम में जो शिक्षा प्राप्त करते थे वो ब्रह्मचर्य अवस्था में आते थे। उसके बाद आती गृहस्थ अवस्था। गृहस्थ अवस्था में जो पारिवारिक गतिविधियों में लिप्त होते थे वो गृहस्थ अवस्था में आते हैं। और वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीसरी और चौथी अवस्था है। इनमें क्या होता था, लोग वन में चले जाते थे और जाकर के ईश्वर की प्रार्थना करते थे। आर्यों की भाषा। तो आर्यों की जो भाषा है उसके बारे में कहना मतलब कठिन है कि आर्यों की कौन सी भाषा थी, क्योंकि आर्य लोग एक ही नस्ल के थे और वो ये इंडो यूरोपियन परिवार में जो उनकी भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत बोलती थी। और ये अपने बदले रूप में यूरोप, ईरान में, भारत में बोली जाती है। और ये अपनी समानताओं पर मतलब बोलने के ढंग समानताओं पर आधारित है। शिक्षा, उस समय क्या था, विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करते थे वो गुरुकुल में करते थे। और गुरुकुल में जब वो शिक्षा प्राप्त करते थे उसके साथ उनको ज्योमिति, गणित और आपके ज्योतिष, भूगोल और सैन्य आदि विषय पढ़ाए जाते थे। पशुपालन। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय, भैंस मतलब बैल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे और जिसके पास ये चीज़ें होती थी, गाय और बैल, उनको समृद्धि का प्रतीक मतलब वो अमीर लोगों में उनको गिना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा संपन्न लोग हैं। और गाय को पवित्र पशु माना जाता था, उसे अधन्य के नाम से जाना जाता था। अगर किसी ने इसको मतलब चुरा लिया तो पहले उन लोगों को मतलब राजा युद्ध प्रारंभ कर देते थे। और उस समय उन लोगों को जो चोरी करते थे दस्यु, मतलब दस्यु मीन्स डाकू कहा जाता था। खेती का महत्व बढ़ा। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई, लोग आते गए तो जनसंख्या वृद्धि होती रही और वृद्धि होने के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कृषि पर ध्यान देना शुरू किया। और अब उन्होंने कृषि पर ध्यान देने तो उनको उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता थी। तो उपजाऊ ज़मीन के लिए उन्हें कहाँ रहना पड़ा, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, जहाँ की ज़मीन जो होती बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जंगल काट करके कृषि के योग्य ज़मीन बना ली और वे जौ के साथ गेहूँ, धान और आदि उगाने लगे। इसके बाद शिल्प पता है कि जो हाथों से सामान बनते, उस समय काफ़ी लोग थे जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती, जैसे घोड़ा गाड़ी और रथ, बर्तन, लकड़ियों की चीज़ें, ये वस्तुएं सब शिल्पकार बनाते थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उस समय भी सूर्य, चंद्रमा और आपके नक्षत्र के बारे में बताया गया है। तो धीरे धीरे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, मतलब जैसे उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल में था, उससे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में विकास होना शुरू हो गया। विकास मतलब कि पहले लोग इधर से उधर जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोग स्थायी रूप से एक ही जगह रहने लगे और उनके कृषि का मतलब उन्होंने आधुनिक तरीके से करनी शुरू कर दी। उसी समय में आपके 2 महाकाव्य लिखे गए, एक रामायण और एक महाभारत। तो रामायण आपको पता किसने लिखी है, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, और महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद।